नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। झरबेरा फूल की बढ़ती मांग को देखते हुए हमारे प्रदेश के किसान इसकी खेती पॉली हाउस में कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लाभ वही प्राप्त कर सकते हैं जो फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों को समय से करेंगे। तो चलिए इस बारे में जानने के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के डॉक्टर एनके सिंह से। किसान भाइयों, वर्तमान में झरबेरा की जो फसल है पॉली हाउस में लगाई गई है, ऐसे में हमें इसका रख रखाव करना भी बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी लागत वाली फसल होती है। तो जिन पॉली हाउसों में किसान भाइयों जहाँ से हमारी क्षतिग्रस्त हुई हो, जहाँ पे टूट फूट है, ऐसे जगह पे हमें मरम्मत का कार्य भी करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है किसान भाइयों की, जहाँ हमारे पॉली हाउस में झरबेरा की खेती की जाती है वहाँ पे हमें कम से कम लोगों का प्रवेश हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों के प्रवेश से रोग बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। किसान भाइयों, पॉली हाउस में जहाँ झरबेरा हम लगाते हैं, वैसे तो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है, लेकिन कई जगह हमारा पानी जो नालियों में भी जाता है तो उससे खरपतवार की समस्या आती है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों हमें खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हमें निदाई गुड़ाई करना चाहिए। निदाई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों को पॉली हाउस से अलग करना अत्यंत आवश्यक रहता है, ताकि हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि ये जो हमारे खरपतवार हैं ये कीटों को होस्ट प्लांट के रूप में रहते हैं। अगर हम जितनी साफ सफाई पॉली हाउस के अंदर रखते हैं उतनी ज़्यादा हमारी फसल सुरक्षित रहेगी कीट और बीमारियों से। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पॉली हाउस के अंदर जो हम झरबेरा की खेती करते हैं उसमें ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है। रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि अपनाना उचित रहता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से सिंचाई करने से 500-700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम भूमि के प्रकार पर निर्भर रहती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे के पहले ही देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पॉली हाउस में झरबेरा की खेती करते हैं तो हमें पौधों में पोषक तत्व भी देना बहुत आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी में घुलनशील उर्वरक जो कि हमारे एनपीके अलग अलग ग्रेड के आते हैं, जिसमें एनपीके 19-19-19 है, 17-44-0 है, 12-0-45 है, 19-0-45 है, 0-52-34 है। ये अलग अलग ग्रेड के जो हमारे पानी में घुलनशील उर्वरक हैं, इनको एक एक सप्ताह के अंतराल पे 2 किलो मात्रा, शुरुआत हमें 19-19-19 से करनी है, 2 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के और वेंचुरी के माध्यम से देना चाहिए, जिससे हमारे पौधों में पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि जब तक हम पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करेंगे, हमारी फसल की पैदावार फूलों की अच्छी नहीं होगी झरबेरा की। और किसान भाइयों, झरबेरा की फसल में देखा गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत ही ज़्यादा मांग रहती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हमारे पौधों में उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों हमें जो हमारे बाजार में सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्सचर आ रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरान, जिंक के ये मिक्सचर जो आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण, इनका हमें अगर पर्णी छिड़काव कर रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 75 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के हमें ड्रिप के माध्यम से देना चाहिए, ताकि हमारी फसल सुरक्षित रहे और पोषक तत्वों की कमी के किसी प्रकार के लक्षण परिलक्षित न हो पाए। बहुत सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि झरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी तथा पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल एवं फूलों को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, झरबेरा की फसल में पौध प्रबंधन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पॉली हाउस की फसल है उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप कई बार हो जाता है। सफ़ेद मक्खी जो हमारे रस चूसक कीट है, फुदका है, हरा फुदका है, जैसिड्स है, एफिड्स है, इनके प्रकोप से हमारी फसल को नुकसान होता है, क्योंकि ये रस चूसते हैं और पौधों के फूलों को कमज़ोर करते हैं। तो इससे हम सुरक्षित करने के लिए किसान भाइयों हमें दैहिक कीटनाशक आते हैं, इमीडाक्लोप्रिड दवा आती है 17.8% SL। इस दवा का किसान भाइयों 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 8 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए।
किसान भाइयों, वर्तमान में देखा गया है कि जो जरबेरा की फसल है इसमें मिल्ड्यू रोग का दहिया रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे हमारे पौधों पे पाउडर नुमा बनता है और पत्तियां सूख जाती हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों इस रोग का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो दहिया रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों सल्फेक्स दवा आती है, सल्फेक्स 80% WP वेटेबल पाउडर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 15 लीटर पानी में 40 से 45 ग्राम इसको हमें घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, तो मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी प्रदान की जा रही है उसको आप निश्चित अपने जरबेरा की खेती में अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9981828648 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कभी कभी दुधारू पशुओं में कुछ घातक बीमारियां देखने को आती हैं और उन्हीं घातक बीमारियों में से एक है गलघोंटू। इस बीमारी से ग्रसित पशुओं का समय से टीकाकरण और इलाज नहीं कराने पर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो पशुपालक इस बीमारी से पशुओं का बचाव और उपचार कैसे कराएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर PP सिंह। आज मैं आपको पशुओं में होने वाली गलघोंटू बीमारी, उसका लक्षण, उपचार एवं बचाव से संबंधित संक्षिप्त में जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि थोड़े ही समय बाद बरसात शुरू हो जाएगी और बरसात के समय पशुओं में गलघोंटू रोग बहुत तेजी से फैलता है। हमारे अनेक किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन उनके कुछ पशुओं में गलघोंटू या घुरका रोग आ जाता है, जिसका यदि समय रहते उपचार नहीं कराया गया तो रोगी पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप इस रोग के लक्षणों की पहचान कर इलाज कैसे कराएं, आइए जानते हैं। तो इस समय अपने को पशुओं को गलघोंटू रोग से बचाने हेतु कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, जिनके बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, गलघोंटू रोग पशुओं में जीवाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, जिसको कि अंग्रेजी में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया या HS नाम से जाने जाते हैं। ये पास्चुरेला, बुवेलोसेप्टिका और बोवीसेप्टिका नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इस रोग में जो सबसे प्रमुख चीज़ें हैं वो इसके लक्षण होते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि पशु को बहुत तेज़ बुखार आता है। ये बुखार 103 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। पशु के आँख से पानी आने लगता है, आंसू समझ लें आप। दूसरा, नाक से पानी आता है, मुंह से लार आती है, आंखें एकदम से लाल हो जाती हैं और इसके बाद में कई बार ये होता है कि पशु को दस्त भी लग जाते हैं। तो ये सामान्य लक्षण है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो होता है वो ये होता है कि पशु की गर्दन में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण पानी भरने लगता है। उस पानी की वजह से शुरू की अवस्था में बीमारी में यदि हम देखें तो गर्दन के पास में कान ले जाकर अगर सुनने का प्रयास करें तो सांस के मार्ग में बाधा उपलब्ध होने के कारण उसमें खर्र खर्र की या घर्र घर्र की आवाज़ आती है। उस आवाज़ के आने के कारण इस रोग को घुरेरा, घुर्रका आदि स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। होता क्या है कि जब सांस की नली में गर्दन में पानी भरता है तो सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसी अवस्था में यदि पशु को अपन 24 घंटे के भीतर उपचार उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इसमें पशु की मृत्यु होने की पूरी संभावना हो जाती है। बीमारी होने की संभावना किसमें ज़्यादा है? 2 साल से कम उम्र के जो पशु होते हैं उनमें ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है और उनके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन 2 साल से बड़े उम्र के पशुओं में भी ये बीमारी हो सकती है। किसान भाइयों, यदि आपका पशु गलघोंटू या घुरका रोग से ग्रसित हो गया है तो इस रोग को अन्य पशुओं में फैलने से कैसे रोकें तथा ये रोग आपके पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए टीकाकरण कैसे कराएं, आइए जान लेते हैं। जो गलघोंटू रोग है उसमें कुछ अपन सामान्य सावधानियां ये भी रख सकते हैं कि एक तो पशुओं को यथासंभव गर्मी से बचाने का प्रयास करें। दूसरा ये है कि रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। उसके बर्तन है, उसको दिए जाने वाला दाना चारा, सारी चीज़ें अलग कर देनी चाहिए और उस बीमार पशु को अलग से अपने को प्रबंधन करना चाहिए। अन्य स्वस्थ पशुओं के साथ इसको मिलाना नहीं चाहिए। टीकाकरण करते समय भी कुछ सावधानियों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एक तो टीका कोल्ड चेन में अपन मेंटेन करते हैं। मतलब ये है कि जहाँ से टीका मैन्युफैक्चर होता है और जब तक पशु को लगाया जाता है तब एक कोल्ड चेन या शीत संग्रहण की एक पूरी श्रृंखला रहती है। तो कभी भी ऐसा ना करें कि टीके की कोल्ड चेन को बाधित करें। दूसरा क्या है, टीकाकरण का जो समय है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है।
अपने को जो टीकाकरण का उत्तम समय है दिन के ठंडे समय में करें, जैसे कि सुबह बहुत जल्दी टीकाकरण करा लें 7-8 बजे तक, और शाम को 5-6 बजे के बाद जब मौसम ठंडा हो जाए उस परिस्थिति में अपन टीकाकरण कराएं। वर्षा पूर्व टीकाकरण का एक सिद्धांत होता है, उसमें क्या होता है कि बरसात से पहले शासकीय पशु चिकित्सालय में इस बीमारी की टीका या वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है। ये वैक्सीन 2 से लेकर 5 रुपए की मामूली रसीद के खर्चे पर सरकारी पशु चिकित्सकों द्वारा या AVFO जो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी होते हैं उनके द्वारा गांव-गांव में जाकर पशुओं को लगाए जाते हैं। और ये जो टीका है वो आपका सबकुटेनियस या त्वचा के नीचे लगाया जाता है, तो इस टीके को अपन लगवा लें। टीकाकरण कराने के बाद में हमारा पशु ये मान के चलें कि निश्चित रूप से लगभग 1 साल के समय तक इस रोग से बचा रहेगा और इस रोग होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बैंगन की खेती करने वाले किसानों को कई बार कीटों के कारण भारी नुकसान होता है और सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है तना और फल छेदक कीट। ये ऐसा कीट है जो अगर फलों में लग जाए तो नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पहले से ही इस कीट से सतर्क रहें। तो आइए तना और फल छेदक कीट के नियंत्रण पर देखते हैं आज की विशेष प्रस्तुति। बैंगन भारत की प्रमुख सब्जी फसलों में से है जिसकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन बैंगन की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखने में आता है जिससे पैदावार बहुत कम हो जाती है। अगर किसान भाई समय पर इन कीटों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर ले तो वे अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में तना और फल बेधक कीट का प्रकोप काफी देखने में आता है। इस कीट की सुंडी गुलाबी रंग की बाल रहित होती है। ये सुंडियां नई शाखाओं में छेद करके अंदर घुस जाती है, जिसके कारण शाखाएं मुरझा जाती हैं और पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है। और जब फसल में फल लगते हैं तो ये सुंडियां फलों में घुसकर फल के गूदे को खाती हैं, जिससे फल खाने योग्य नहीं रहते हैं और ऐसे फलों का बाजार भाव भी नहीं मिलता है। एक अनुमान के अनुसार ये कीट फसल में 30 से 50% तक नुकसान कर देता है। किसान भाइयों, इस तरह की आर्थिक क्षति से बचने के लिए आप प्रभावित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें और इस कीट के जैविक नियंत्रण के लिए आप 5 से 25 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में लगा दें, जिससे जो नर कीड़े होते हैं वो मादा कीड़ों की महक के कारण इस ट्रैप में आकर फंस जाते हैं, जिससे आप इस कीट पर कुछ हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इसके अलावा आप इस कीट के जैविक नियंत्रण हेतु 3 ट्राइकोकार्ड प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इससे भी आप इन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर फसल में इस कीट की संख्या कम है तो आप नीम सत या नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में प्रयोग करें। और यदि इस कीट का प्रकोप बैंगन की फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप सबसे पहले ग्रसित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके बाद इमामैक्टिन बेंजोएट दवा की 200 मिलीलीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में प्रयोग करें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, दवा छिड़काव के 7 से 10 दिनों के बाद ही फलों की तुड़ाई करें, क्योंकि छिड़काव के कम से कम 7 दिनों तक दवा का फलों में अवशेष रहता है, जिनको खाने से ये मानव स्वास्थ्य पर खराब असर डालते हैं। इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि इस कीट का नियंत्रण करते हैं तो आप अपनी फसल को इस कीट से बचाकर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम नगरिया, जिला झाबुआ के किसान नंद किशोर ने। आप मूंगफली की उन्नत किस्में और बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो नंद किशोर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। खरीफ की अगर
फसलों की जब हम बात करते हैं तो मूंगफली की जो खेती है हमारे किसान भाई बहुतायत में करते हैं और ये एक प्रमुख रूप से तिलहनी फसल है जिसका कि हमारे किसान भाई बहुत अच्छे से इसकी खेती करते हैं। लेकिन कुछ खास बातें जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर हम उन्नत प्रजातियों की चयन की जब हम बात करते हैं तो कुछ खास प्रजातियां हैं जो किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। उसमें सबसे पहली किस्म जो आती है वो है मुक्ता। ये लगभग इसका उत्पादन 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है और इसकी लगभग जो अवधि हम कहेंगे या इसका 120 से 125 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। इसका एक विशेष गुण है मुक्ता जो हमारी उन्नत किस्म है, इसमें टिक्का व अंगमारी जो रोग लगता है उसकी प्रतिरोधक है ये किस्म। इसके साथ ही GG7 जो किस्म है ये लगभग 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमारी उपज देती है और 100 से 105 दिन थोड़ा सा जल्दी पक जाती है और इसमें भी टिक्का व अंगमारी जो रोग लगते हैं उसकी प्रतिरोधक क्षमता इसमें पाई जाती है। इसके बाद ICGB 86590 ये 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर, साथ ही जो अवधि है लगभग 200 से 210 ये ज़्यादा समय लेती है और इसमें रस्ट या अंगमारी रोग जो है उसकी प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा हमारी एक किस्म और है JGN 23 कह सकते हैं, 15-20 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज है और 95 से 100 दिन में ये इसकी उपज प्राप्त हो जाती है। ये सबसे जल्दी पैदा उत्पादन देती है और इसकी जो एक क्षमता है, ये विशेष गुण है, वो है सूखा प्रतिरोधक क्षमता। ये सूखा प्रतिरोधक की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा एक किस्म है JL 24 जो कि 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है और अवधि जो है इसकी 105 से 110 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। इसमें लीफ स्पॉट बीमारी जो होती है उसको सहन करने की इसमें शक्ति पाई जाती है इस किस्म में। इसके अलावा TKG 19 जो कि बहुतायत में हमारे किसान भाई लगाते हैं, इस किस्म की जो उपज है वो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर आती है और इसकी जो उपज है लगभग 110 से 120 दिन में हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें भी लीफ स्पॉट एवं गेरुआ की जो समस्या आती है हमारी इस फसल में उससे प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इस प्रकार से हमारी जो बताई हुई उन्नत किस्में हैं, किसान भाई इनका इस्तेमाल करें। कुछ खास बातें जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के लिए आपको चाहिए कि आप सबसे पहले कल्टीवेटर के माध्यम से 2 बार उसकी जुताई करें और क्रॉस रोटोवेटर 1 बार चलाकर खेत की मिट्टी को अच्छी भुरभुरी बना लें और कि जब हम खेत तैयार कर रहे हैं उसके पहले खेत में किसी भी प्रकार की पुरानी फसल का अगर कोई अवशेष वगैरह है तो उसको खेत से बाहर निकाल दें और उसको नष्ट कर दें। इसके अलावा किसान भाई एक विशेष बात का ध्यान रखें कि जब भी हम मूंगफली की खेती करते हैं तो मूंगफली की खेती ऐसी ज़मीन में करना चाहिए या ऐसी भूमि में करना चाहिए जहां जल भराव की स्थिति ना बनती हो। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में हम खाद एवं उर्वरक की जब बात करते हैं तो आपके पास जैविक रूप से अगर गोबर की खाद आसानी से उपलब्धि है तो आप इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके इस्तेमाल से आपकी ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो अच्छी बढ़ेगी। मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए असिंचित फसल में 10 किलोग्राम नत्रजन एवं 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा सिंचित फसल में 20 किलोग्राम नत्रजन एवं 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बेसल डोज के रूप में बुवाई के समय खेत में उड़ कर देवें। इसके अतिरिक्त 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम भी देवें। इस बात का ध्यान रखें कि प्रति हेक्टेयर लगभग 60 से 70 किलोग्राम हमें मूंगफली का प्रमाणित बीज जो है उसका उपयोग करना चाहिए और बुआई करना चाहिए। बुआई के पहले एक विशेष बात, बीजोपचार हमें ज़रूर करना चाहिए और इसके लिए हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे ट्राइकोडर्मा विरिडी जो होता है, जो फफूंदनाशक है, इसकी लगभग 4 से 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से इसको अच्छी तरीके से बीजोपचार करें और इसके बाद इनको बोएं तो आपको विभिन्न प्रकार की खेत में जो फफूंद वाली बीमारियां हैं उससे आपकी फसल की प्रारंभिक स्थिति में बचाव होगा। जब भी आप बुआई करें तो बुआई हमेशा लाइन में करें और मेड़ बनाकर करें। और जो हम बुआई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जो लाइन से लाइन की दूरी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर और जो हमारी गहराई है बीज की बुआई की वो 5 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए ताकि अंकुरण में समस्या ना आए। मूंगफली के खेत को कम से कम 1 माह तक खरपतवारों से मुक्त रखना आवश्यक है। इस हेतु परिस्थिति अनुसार यथोचित क्रिया अपनाएं। बुआई के 30-35 दिनों बाद झुमका किस्मों के पौधों पर मिट्टी चढ़ाएं। फसल में फूल आते समय, सुइयां एवं फलियां बनते समय भूमि में यथोचित नमी का रहना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर सुविधा होने की स्थिति में 2 से 3 सिंचाई करें। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।
धान की सीधी बिजाई के लिए उपयोगी है ड्रम सीडर यंत्र। अदरक की खेती करके ले अधिक लाभ। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का।